हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक्चुअली क्या होती है? जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या एक ग्रुप में जब हम अप टू डाउन आते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, या हम यह कह दें कि प्रॉपर्टीज का क्रम में कंटिन्यूअसली कुछ चेंज आता है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वापस से शो होने लगती है। इसे ही पीरियोडिसिटी बोला जाता है। तो हम यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज पीरियोडिसिटी की डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ एटॉमिक रेडियस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस। हमें इतना मालूम है कि एटम सर्कुलर होता है और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रोटेट होते रहते हैं। यदि हम और डीप में बात करें तो हम देखते हैं कि और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है और वहीं पर वो रोटेट होता है। अब यदि बात की जाए, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपके ऑर्बिट्स हैं उस एटम के, और आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं रोटेट हो रहा है आउटर शेल में। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके ये आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस। क्योंकि आपको वैसे भी मालूम है कि स्फीयर की रेडियस का साइज किस पर डिपेंड करता है? उसके रेडियस पर। जितनी ज्यादा रेडियस उतना बड़ा साइज। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगी? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर शेल तक के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस। ये तो बहुत पुरानी डेफिनेशन होगी, है ना। अब थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ी सी आगे बात हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में मूव करता है। वेव फॉर्म में मूव करता है, दैट मीन्स इस तरह से वो मूव करता है। तो कभी यहाँ होगा, कभी वहाँ होगा, कभी वहाँ होगा, कभी वहाँ होगा, एक पर्टिकुलर प्लेस पर तो वो है नहीं। तो यदि इस तरह से निकाला जाए तो मे बी की रेडियस कुछ रॉन्ग निकलेगी। दूसरी बात, एटम बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इंडिविजुअली जब वो पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब हमने इसकी जो रेडियस है या इसका साइज फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लिया? एक इसको बॉन्डेड फॉर्म में लिया कि जो एटम बॉन्डेड फॉर्म में जिस तरह से बिहेव करता है या जब वो एग्जिस्ट करता है, वहां से हमने उसकी रेडियस निकालने की कोशिश की। तो बॉन्डेड फॉर्म में जब एटम होता है तो वहां से हम इसकी 4 तरह से या 4 वे में रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो रेडियस निकालने का तरीका है, या हम कहें हमारे पास 4 टाइप की रेडियस होती है। पहली होती है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी होती है आपकी वंडर वॉल्स रेडियस, थर्ड आती है आपकी मेटेलिक रेडियस, और फोर्थ हम बात करेंगे आयनिक रेडियस की। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात आती है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस दैट मीन्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं आप। हमें मालूम है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या बनाते हैं? कोवेलेंट रेडियस बनाते हैं। कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जैसे यदि मैं 2 हाइड्रोजन की बात करूं, H2 मुझे बनाना है, तो ये दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। यानी कुछ पार्ट इसका क्या हुआ? ये ओवरलैप होगा। तो हम एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से आपके पास एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसकी मुझे रेडियस फाइंड करना है। इस वाले एटम की रेडियस ये मान ली मैंने, इस वाले एटम की रेडियस ये मान ली। अब इन दोनों रेडियस की डिस्टेंस का यदि हाफ कर दिया जाए तो ये एक एटम की रेडियस निकल आएगी। इसको यदि मैं एटम ए मान लूं, इसको एटम बी मान लूं, तो ये क्या होगी? मेरी डिस्टेंस ऑफ ए बी हो जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी का हाफ कर दिया जाए तो एक की डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है ना। ये तो कब होगा? जब ये जो शेयर्ड पेयर है यदि इन दोनों एटम के बीच में हुआ।
यानी हम बात कर लें कि दोनों एटम सेम टाइप के हैं तब ऐसा हो जाएगा। बट यदि दोनों एटम डिफरेंट हुए, यदि एटम डिफरेंट हुए तो हमारे पास क्या होगा, या दो कंडीशन बन सकती है यदि एटम डिफरेंट होंगे। यदि एटम डिफरेंट है, इफ एटम्स आर डिफरेंट, तब दो कंडीशन बनेगी। पहली, यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आई तो हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी, दैट मीन जो शेयर्ड पेयर है वो मिडिल में रहेगा। मिडिल में रहेगा तो मेरे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस का डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, यदि ये ए है ये बी है तो डिस्टेंस ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, रेडियस ए की और बी की रेडियस। ये किस केस में होगा, जब उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेम है दैट मीन्स कोई भी किसी को अपनी तरफ अटैक नहीं कर रहा है, अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, तो जो शेयर्ड पेयर है वो कहाँ रहेगा, मिडिल में ही रहेगा। जैसे आप बात कर सकते हो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की, CH4 की बात कर लो, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो उनके बीच में जो शेयर्ड पेयर होगा कहाँ होगा, दोनों के बीच में होगा, किसी एक की तरफ अटैक नहीं होगा। तो वहां पर जो रेडियस होगी वो दोनों ही एटम की रेडियस इक्वल होगी, तो दोनों ही एटम की रेडियस का सम कितना होगा, उसकी डायमीटर, और उसका हाफ कर लेंगे तो हमें एक की रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। बट सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर डिफरेंट, यदि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है तो क्या होगा, जैसे एक ये है तो दूसरा ये हो जाएगा, यानी जो शेयर्ड पेयर है किसी एक की तरफ, ये जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और यदि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर कहाँ है, ए की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस केस में जब हम डिस्टेंस निकालेंगे इनकी तो वो क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9 जाई ए माइनस जाई बी। जो ये आपका जाई ए और जाई बी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम को रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं किस केस में, जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो डायमीटर का हाफ कर लेते तो हमारे पास रेडियस फाइंड आउट हो जाता। ये हमने बात की किसकी, कोवेलेंट रेडियस की। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, जिसमें किसी तरह का कोई बॉन्ड नहीं होता। जैसे हम नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहती है लेकिन उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, उनके बीच में कोई बॉन्ड, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। जैसे एक मेरे पास एक मॉलिक्यूल ये है मेरे पास, सिमिलरली एक मॉलिक्यूल ये है मेरे पास, इन दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि यदि और ज्यादा नियरेस्ट आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा तो वो ज्यादा नियरेस्ट नहीं आ पाएंगे, थोड़ी ही दूर आएंगे। तो अब यदि इनके में, जैसे इसको यहाँ बी ले लिया, इसको यहाँ ए ले लिया, यदि मुझे बी की रेडियस फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, सपोज ये इस बी का सेंटर है, ये इस बी का सेंटर है, इतने डिस्टेंस ले ली और इसका हाफ निकाल लिया। वही यदि मुझे ए की डिस्टेंस चाहिए, ए की रेडियस चाहिए, तो मैं इसको अरेंज इस तरह से करूँगी कि मेरा ए नियरेस्ट है, तो ये ए की रेडियस का हाफ निकाल लेंगे तो हमारे पास ए की रेडियस आ जाएगी। इस तरह से जो रेडियस निकाली जाती है इस रेडियस को बोला जाता है वंडर वॉल रेडियस। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कोवेलेंट रेडियस वंडर वॉल रेडियस से लेस होती है, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में दोनों एटम्स के कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहे, जबकि यहाँ पर टू मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज तो आ ही नहीं पा रहे, उनके बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है ही। तो वंडर वॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से
लार्जर होती है। फिर आपके पास थर्ड टाइप की रेडियस आती है मेटेलिक रेडियस। मेटल मेटल आपस में कभी बॉन्ड नहीं बनाते, मेटल नॉन मेटल से बॉन्ड बनाता है। अब यदि हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के एटम आपस में एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो एक्चुअली ये 12th में आता है। पार्टिकल्स आप जो सॉलिड है आपस में एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री या पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होते हैं, जैसे HCP, CCP, क्लोज पैकिंग, इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे क्या है, एटम, मेटल्स के एटम है। इनमें जो आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है वो अपने नियरेस्ट एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके थ्रू इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है मेटल के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, उस बॉन्ड को मेटेलिक बॉन्ड बोला जाता है। और ये जो रेडियस होगी मेटल की रेडियस, उसे बोला जाता है मेटेलिक रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस, अब यदि इन तीनों रेडियस में आप देखें, ये आपके पास वंडरवॉल रेडियस है, ये आपकी मेटेलिक रेडियस है, और इस तरह से जो बनती है ये आपकी कोवेलेंट रेडियस है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपकी कौन सी है, वंडरवॉल रेडियस होती है, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत तो गैप है ही। उससे छोटी कौन सी होगी, आपकी मेटेलिक रेडियस होगी, ठीक है ना। फिर आपकी आ जाती है मेटेलिक, और सबसे छोटी कौन सी होती है आपकी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। आपको रटने की जरूरत नहीं, यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है। वंडरवॉल रेडियस 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। कोवेलेंट रेडियस एटम्स में या एक ही जो आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसके पार्टिकल्स के या एटम्स के बीच की रेडियस का होगा। और मेटेलिक रेडियस मेटल के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन से डिपेंड करेगा। तो कोवेलेंट रेडियस आपकी सबसे छोटी होती है और वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है। अब इसी के कारण हमारे पास जैसे अब हम बात करते हैं, ये तो आपने रेडियसेस की बात कर ली। आयनिक रेडियस अभी हाल हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा आप ट्रेंड की बात कर लें, फिर हम आयनिक रेडियस की बात करेंगे। ये हमने तीनों रेडियस पढ़े। अब यदि हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, जैसे आप अप से डाउन आए, किसी भी ग्रुप में अप से डाउन की बात करें, तो जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप लिख रही हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुपीडियम, सीजियम। यहाँ यदि आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो कितना है, 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 8 18 1 2 8 8 18 18 1। तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है, हर एक स्टेप पर एक शेल इंक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम एक पीरियड की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ सेकंड पीरियड लिखती हूँ, पीरियड की बात करें, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ यदि हम पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ आपके पास एटॉमिक नंबर लिख लें हम 5 6 7 8 9 10। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे यदि तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। यहाँ सभी में आपके नंबर ऑफ शेल इक्वल है। नंबर ऑफ शेल इक्वल है तो आप क्या कहेंगे, साइज इक्वल है? नहीं। जब भी हम साइंस की बात करते हैं और टू सब्सटेंस को कभी भी कंपेयर करने को कहा जाए तो बोथ आर सेम, ये बात बहुत ही रेयरली आती है। यदि आपके माइंड में यह आंसर आ रहा है कि दीज आर सेम, तो अपने माइंड को फिर से एक्टिवेट करिए, फिर से सोचिए, फिर से लॉजिक लगाइए, कुछ अदर वे में सोचने की कोशिश करिए, क्या ये अब भी सेम है, तो ही आप सेम करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ भी जब हमें यहाँ दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेल सेम है, तो आप कुछ और देखिए। यहाँ हम यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं
तो यहाँ पर आपके पास लिथियम में प्रोटॉन 3 है या 4 5 6 7 अप टू 9, आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इसे अभी हम छोड़ देते हैं। अभी हम कहाँ तक बात कर रहे हैं? फ्लोरीन तक। जैसे जैसे आप फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप तक जाओगे, आप देखोगे नंबर ऑफ शेल तो सेम है, बट उसके बाद भी साइज रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, और ये न्यूक्लियस का चार्ज आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा यानी उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये सभी में आप देख रहे हो नंबर ऑफ शेल इक्वली है, यानी न्यूक्लियस को 2 शेल्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अब यदि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाता है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा वो उतने ही ज़्यादा फोर्स से आउटर शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक आते हैं तो हमारा साइज कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाता है। लिथियम का साइज बड़ा होगा, फिर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा। लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी है। यदि हम पूरा जाएं तो नियोन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए, बट अभी हमने रेडियस देखी, हमने क्या बोला कि नोबल गैसेस में वंडर वॉल रेडियस होती है। इन सभी में क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। जैसे आपने O2 देखा, N2 देखा, F2 पढ़ा, ये सब कुछ आपको मालूम है। दैट मीन्स इन सभी में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू मॉलिक्यूल बनता है। इन सभी में कोवेलेंट रेडियस है, जबकि नियॉन में क्या है? वंडर वॉल रेडियस है। इसकी रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होगी। यही रीजन है कि जो अपने पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैसेस की साइज, पर्टिकुलर पीरियड में नोबल गैसेस की साइज सबसे बड़ी होगी, यानी इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो नियॉन सबसे पहले आएगा, नियॉन की साइज सबसे बड़ी होगी, और उसके बाद आपकी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन इस तरह आएगी। सेम चीज आपकी हाइड्रोजन एंड हीलियम के साथ आती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। यहाँ हमने क्या पढ़ा है? H2, बट He2 नहीं पढ़ा। He के मॉलिक्यूल्स आपस में वंडरवॉल रेडियस से कंबाइन होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। वंडरवॉल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। यही रीजन है कि हीलियम का साइज हाइड्रोजन के साइज से बड़ा होता है। किसी भी पीरियड में यदि आपसे बात की जाती है तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, बट 18th ग्रुप के एलिमेंट का साइज सडनली काफी ज्यादा बड़ा होता है। यानी 18th ग्रुप के एलिमेंट का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। इसका रीजन वंडरवॉल रेडियस। नोबल गैसेस में वंडरवॉल रेडियस होती है, और वंडरवॉल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, इसलिए नोबल गैसेस का साइज अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस दैट मीन्स आयंस की रेडियस। आयंस कब बनेंगे? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमारे पास 2 टाइप के आयंस बनेंगे, एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। हम पहले बात कर ले हैं कैटायन की। कैटायन का फॉर्म होगा जब कोई एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तब कैटायन फॉर्म होगा। जैसे एक एग्जांपल लें, Na, एटॉमिक नंबर कितना? 11, कॉन्फ़िगरेशन कितना आया? 281। हमने यदि इसके ऑर्बिट्स बनाए तो ये आपके पास 3 ऑर्बिट्स बनेंगे। यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके आउटर में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ये कैटायन बना सकता है। अब यदि ये कैटायन बनाएगा तो ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो अब इसके पास कॉन्फ़िगरेशन कितना बचा? 2 8। ये इलेक्ट्रॉन तो गया बाहर, एक शेल हो गई कम। इसके पास कितनी बची? 2 शेल्स बची। क्योंकि एक शेल ही कंप्लीटली खत्म हो गई, उसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया।
इसी तरह आप किसी भी केटायन की यदि बात कर लो, जैसे सपोज मैंने बात की कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, कितना लिखोगे 2882, नंबर ऑफ शेल कितनी आ रही है 4। यदि आप बात करो कैल्शियम +2 की, क्योंकि इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा 2 को लॉस करेगा, 2 लॉस कर दिए तो कितना बचा 288, 1 शेल ही कंप्लीटली लॉस्ट हो गई, तो एक शेल ही कम हो जाती है। इसलिए हमेशा केटायन का साइज उसके करस्पॉन्डिंग एटम की साइज से छोटा होगा, हमेशा। द साइज ऑफ केटायन इज स्मॉलर देन देयर एटम। चलिए बात करते हैं एनायन की। आइए एनायन पर आते हैं। क्या एनायन में भी हमें ऐसा ही कुछ दिख रहा है? तो हम बात करें एनायन की। आइए हम बात किसकी करें अब, एनायन। एनायन कब बनेगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि गेन करने वाला क्या होता है नेगेटिव। यदि आपने किसी से कुछ लिया तो आप क्या है नेगेटिव। तो जैसे हम क्लोरीन का एग्जांपल लें, एटॉमिक नंबर कितना होता है 70, कॉन्फिगरेशन कितना है 287, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि मुझे कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये चाहेगा कि मुझे जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये यदि 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये कितना बनाएगा 288। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यू शेल में नहीं जाएगा, वो लास्ट शेल में ही जाएगा, क्योंकि लास्ट शेल को ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लास्ट शेल में एंटर होगा। अब यदि साइज की बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ भी नंबर ऑफ शेल 3 है, यहाँ भी नंबर ऑफ शेल 3 है, तो क्या साइज इक्वल होगा? आप कहोगे हमने पीरियड्स की बात की थी तो हमने उस टाइम न्यूक्लियर चार्ज देख लिया था। तो यहाँ यदि न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए तो भी दोनों एटम के पास न्यूक्लियर चार्ज सेम है। ये क्लोरीन के पास भी 35.5 है और क्लोरीन आयन के पास भी 35.5 है, क्योंकि लेना देना किसका होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का उससे कोई मतलब नहीं होता। तो आया कौन, इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन तो उतने के उतने ही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल भी सेम है, न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है। तो क्या अब साइज सेम है? कुछ और देखते हैं भाई, है ना। तो कुछ और क्या देखते हैं हम, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में जो ये आउटर शेल में थे पहले से रिपल्सन चल रहा था। हम बहुत पहले से जानते हैं साइंस के अकॉर्डिंग कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। इनमें कुछ रिपल्सन चल रहा था बट न्यूक्लियर चार्ज उसको बैलेंस किए हुए था। अब एक और इलेक्ट्रॉन वहीं आ गया कि मुझे तो यहीं रहना है। अब पहले वाले तो आपस में पहले ही झगड़ रहे थे, अब ये एक और आ गया झगड़ने वाला। तो न्यूक्लियस चार्ज जहाँ इतने को बैलेंस किए हुए था, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस रिपल्सन फोर्स के कंपेयर में कम हो जाता है, यानी यहाँ पर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो जाता है। और इस रिपल्सन फोर्स के ज़्यादा हो जाने के कारण इसकी साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो यहाँ रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन के कारण साइज बढ़ जाएगी। तो एक एनायन की साइज हमेशा उसके एटम की साइज से बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होता है और न्यूक्लियर चार्ज ये रिपल्सन फोर्स को, यानी न्यूक्लियर के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो रिपल्सन फोर्स के कारण थोड़ा कम हो जाता है और साइज बढ़ जाता है। तो हमेशा जो आपका एनायन होगा, एनायन का साइज उसके एटम की साइज से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। और केटायन का क्या होगा, केटायन का साइज उसके एटम की साइज से हमेशा छोटा होगा। एनायन का बड़ा होगा क्योंकि रिपल्सन है वहाँ, केटायन का छोटा होगा क्योंकि वहाँ पर शेल ही खत्म हो गई है, एक शेल खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ आपको बहुत सारे जो जंबल करके दिए जाते हैं कि एटम्स भी दिया है, आयंस भी दिया है, केटायन भी दिया है, एनायन भी दिया है, और फिर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करने को कहा जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, नोबल गैसेस का साइज सबसे बड़ा होता है, केटायन का उसके एटम से छोटा होगा, एनायन का उसके एटम से बड़ा होगा, ठीक है।
आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट्स करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू।